आज की इस क्लास में हम लोग वापस उसी वर्क डन और उत्पन्न होने वाली ऊष्मा Q, ठीक है, कुछ नए उदाहरण उनके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक एग्जाम्पल तो जैसे आपको बताया था कि अगर हाथों को आपस में रगड़ा जाए तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल से भरा हुआ है या किसी फ्लेमेबल लिक्विड से भरा हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ से भरा हुआ है, और उसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने से क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। या अगर आप लगातार ब्रेक साइकिल के पहिए पे लगाते रहें और फिर उस ब्रेक को छू कर देखेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? साइकिल में हवा भरने वाला पंप, उसमें अगर आप लगातार हवा भरते रहेंगे, उसका बॉटम छू के देखेंगे तब भी पाते हो कि कैसा है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक बुलेट है, कोई गोली है, आपने दीवार पे मारी, उस गोली को उठाकर आप देखिएगा तो वो गर्म। जब आपने उसको पिस्टल में डाला था तब क्या वो गर्म थी? नहीं, तब तो ठंडी थी। तो क्या हुआ कि यहाँ से लेके वहाँ दीवार से टकराने तक की जो घटना हुई, उस घटना में जो उसने कार्य किया वो सब किसमें चेंज हो गया? किसमें बदल गया? इसी तरह से एक उदाहरण ले सकते हैं कि कोई झरना वगैरह है, ठीक है, झरने के ऊपर जो पानी बह रहा है उसका टेम्परेचर और नीचे टकराने पर जो पानी आया उसका टेम्परेचर, दोनों में अंतर होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए? किसका ज़्यादा होना चाहिए? नीचे वाले। किसका कम होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक गिरने में जो वर्क डन हुआ उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो सीधा मतलब है कि जो एनर्जी है, जो वर्क डन है, वो किस में चेंज हो रहा है? आपका ऊष्मा। आज के इस टॉपिक में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कि एनर्जी का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है भाई। अब हमें केवल उसके टेम्परेचर में केवल वृद्धि हो गई, केवल इससे मतलब नहीं है। अब उसके टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई है उसका मेजरमेंट कैसे होगा, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले फोकस करेंगे आप Q के ऊपर। Q क्या है? आपकी ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में अगर देखा जाए तो ऊष्मा की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में मात्रक जो प्रयोग किए जाते हैं वो है, एक तो कैलोरी है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक कैलोरी की डेफिनेशन से, और दूसरा 1 किलो कैलोरी की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से उन्हें ऊष्मा का मतलब समझ में आता है। सामान्य रूप से जो जल लिया जाता है, उस जल का द्रव्यमान आप दो प्रकार से ले सकते हो। एक बार लेते हो 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। एक कंडीशन हम लेते हैं 1 किलोग्राम, 1 kg। समझ में आया? 1 ग्राम जल का ताप आपको कितना बढ़ाना है? केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। चाहे वो 1 ग्राम की बात कर रहे हो तब हो, चाहे वो बात कर रहे हो आप 1 किलोग्राम के बारे में। इन बोथ कंडीशन यू हैव टू राइज द टेम्परेचर ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बुक्स में मेंशन भी है कि आपको कितने से कितने तक रखना, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं कि एक कैलोरी है क्या? एक कैलोरी है दी गई ऊष्मा। किसको दी गई ऊष्मा? 1 ग्राम जल को। कितने तक? जब तक कि आप उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा देंगे। बढ़ाने को तो आप कितना ही बढ़ा सकते हो, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी 1 कैलोरी की जब परिभाषा आप दे रहे हैं उस समय आपको ध्यान से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जल लेना है केवल 1 ग्राम और उसका टेम्परेचर भी केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जब हम बात करेंगे 1 किलो कैलोरी के बारे में, तब जो द्रव लिया जाएगा, जो जल लिया जाएगा, वो कितना लिया जाएगा? 1 किलोग्राम। उसका भी टेम्परेचर कितना? तो किसको ज़्यादा ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी बड़ा है कि किलो कैलोरी बड़ा है? बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? यहाँ 1 ग्राम जल ले रहे हो, इतना सा जल है, और यहाँ 1 किलोग्राम जल है, फिर तो बहुत बढ़िया। फिर तो दुनिया का काम ऐसे ही चला दो। फिर तो सर्दियों में नहाने के लिए पानी तो मैं क्या जरूरत है, जितना 1 किलो चाहिए उतना 10 किलो से नहा लो, है भाई। इसमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पानी।
समझ में आया? तो किसका मान ज़्यादा है? 1 किलो कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी। और देखा जाए तो ये सीजीएस मात्रक है, सेंटीग्राम सेकंड के अकॉर्डिंग ये कैलोरी जो है ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है, और किलो कैलोरी जो आपका वो स्टैंडर्ड या एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, परिभाषा दिमाग से रख लीजिए। अभी पूछूंगा आपसे क्या देंगे, 1 कैलोरी की परिभाषा को क्या देनी है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी। यहीं पे बात करते हैं जब किलो कैलोरी के बारे में, तो क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। कितनों को याद होगी? हाथ ऊपर। ठीक है, हाँ बताओ 1 कैलोरी की बताओ। 1 कैलोरी का ताप ऊष्मा को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता। दोबारा बोलिए। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 किलो। और 1 किलोग्राम 1 किलो कैलोरी क्या बताएं? बैठो। 1 किलोग्राम जल लेने पर 1 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा की मात्रा लेने पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। दोबारा से बोलो बेटा, दोबारा से 1 रिपीट। किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, स्पेसिफिक हीट। ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर है, नाम ही उसका अलग है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा तो परिचित आप हो गए, क्यू जो है, केवल अगर क्यू की बात करें तो ये आपकी है ऊष्मा। अब हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग समझिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपको जल गर्म करने के लिए दिया, यहाँ समझ लीजिए 5 kg द्रव्यमान था, 5 किलोग्राम जल था, उसको गर्म करने के लिए मान लो आपको 50 किलो कैलोरी ऊष्मा दी जा रही थी। ठीक है, 50 किलोग्राम अगर जल कर दिया जाए तो दी जाने वाली ऊष्मा का मान ज्यादा होगा या कम होगा? इससे ज्यादा होगा, यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसको दी जाने वाली ऊष्मा उतनी ही ज्यादा होगी। श्योर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दी जाने वाली ऊष्मा जो है वो उस वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके मास के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उसको दी जाने वाली ऊष्मा उतनी ज्यादा। ठीक, दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर आता है वो आता है टेम्परेचर का। मान के चलो किसी वस्तु का टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सेल्सियस, इसका बढ़ा के आपने किया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 से 50 डिग्री करने के लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ी? 50 कैलोरी। ठीक है, वहीं पर अगर 20 डिग्री ही पहले था टेम्परेचर और अब उसको कितना करना पड़ा? 70 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा। समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ पे तापांतर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कैसे पता करेंगे? कितना आ जाएगा? डेल्टा टी कितना? 30 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 70 - 20 मतलब 50 डिग्री, 50। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर था 30 डिग्री करने के लिए दी गई ऊष्मा थी 50 किलो कैलोरी। यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापांतर करना है, दी जाने वाली ऊष्मा उससे ज्यादा होगी कि कम होगी? इसका मतलब ये हुआ कि तापांतर भी, दी जाने वाली ऊष्मा तापांतर की भी कैसी होती है? समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गए समझ में। इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, मिला दूं, तो एक ही फॉर्मूले में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल m इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल हटाएं, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू, वो जो कांस्टेंट आता है वो होता है आपका C। बहुत सारी बुक्स में S भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? C। तो C इंटू M इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर आपको नया साथी कौन मिल गया? C। C क्या होता है? एक समानुपाती नियतांक। क्या है? बस इसको ही क्या कहते हैं? C को ही विशिष्ट ऊष्मा
हर एक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की होती है? द्रव की। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। सामान्य भाषा में अगर समझो तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जो देर से गर्म हो और देर से ठंडा हो। तो ऐसा पदार्थ प्रकृति में सबसे कौन है? आपका जल। देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा। समझ में आ गया? नोट करिए, लिखें, किसी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा, किसी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा, जल्दी लिखो फास्ट, उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा तापांतर डेल्टा T के समानुपाती होती है। अर्थात ये इक्वेशन 1 2 डाल के, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अर्थात करके ये दोनों समीकरण लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखें, इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर, इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर, इनको मिलाने पर जब आप इनको मिला देंगे Q प्रोपोर्शनल m टू डेल्टा T, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, बराबर का निशान और फिर एक कांस्टेंट C। ठीक है, लिख देंगे, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है जिसे उस पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब C पर फोकस करो। तो जो विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम कह रहे थे वो आपकी क्या है? C। अब C का मात्रक यानी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो मात्रक पता करने के लिए इसके इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल। कैसे निकलेगी? C इक्वल्स टू क्या जाएगा? Q अपॉन m इंटू डेल्टा। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में डेल्टा T के प्लेस पर डेल्टा थीटा भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना होगा। दोनों ही क्या है? आपके टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तापांतर है। मात्रक पर फोकस करो। तो मात्रक अगर कैलोरी ले रहे हो, ध्यान रखना, कैलोरी अगर प्रयोग कर रहे हो यानी सीजीएस मात्रक ले रहे हो तो m की जगह आप क्या लेंगे? ग्राम, और डेल्टा T की जगह पर डिग्री, या केल्विन लेना चाहो तो केल्विन भी लिख सकते हो। ठीक है, एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, Q की जगह पर अगर आप किलो कैलोरी यूज कर रहे हैं, किलो कैलोरी, ठीक है, अपॉन, हाँ, m की जगह पर केजी या किलोग्राम लिख देंगे, ग्राम, फिर से वही डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो इस तरह से आपने इसके मात्रक निकले। विमित सूत्र को और देख लीजिए, डायमेंशंस, विमित सूत्र के लिए Q का मान वही W के बराबर mL2 T-2 अपॉन m के लिए m और डेल्टा थीटा क्या लिखते हैं? थीटा, m से m खत्म होगा, क्या रह जाएगा? L2 T-2, थीटा के अंदर h लिखते हैं -1। ये इसके डायमेंशन, ये इसके विमित सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका C के बारे में या विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पूरी जानकारी। Q के बारे में आपने समझ लिया, C के बारे में समझ लिया। अब इन दोनों का एप्लीकेशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले एग्जाम्पल पर आते हैं।